तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मौर्यन एम्पायर यानी कि मौर्यन साम्राज्य। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर इससे पहले वाली 3 वीडियो आपने नहीं देखी तो चैनल के ऊपर जाओ, उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी हिस्ट्री फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उसको जाकर देखो, वहां पर सारी सीक्वेंस में हमारी हिस्ट्री चल रही है। तो ये जो है ये चौथा चैप्टर है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और जो इसके नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, दे दूंगा। अब इंट्रोडक्शन। 6th सेंचुरी बीसी का जो टाइम था वो बहुत ही क्रूशियल टाइम था, क्योंकि उसमें आयरन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही थी, जिससे कि महाजनपद और आर्मी जो थी वो भी बढ़ने लगी। फिर जो रूलर्स थे वो अपने एरिया को एक्सपेंड करने लगे जल्दी जल्दी। साथ ही साथ एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो हो रही थी वो थी रिलीजन्स की, जहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो जैनिज्म और जो बुद्धिज्म है वो बहुत ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं। इससे क्या इफेक्ट आता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब कोई भी अगर हम सोर्सेज देखते हैं मौर्यन डायनेस्टी के, तो उनमें हमें पता चलता है कि भाई सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट है वो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। उन्होंने, ये जो कौटिल्य थे महापंडित थे उस टाइम के, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी। अर्थशास्त्र का मतलब वैसे तो इकोनॉमिक्स होता है, पर इन्होंने उसके अंदर इकोनॉमिकल और सोशो पॉलिटिकल दोनों टाइप के अफेयर्स डाले थे मौर्यन साम्राज्य के। कैसे कैसे वो फॉरेन अफेयर्स को हैंडल करते थे, कैसे वो राज को संभालते थे, मिलिट्री कैंपेन्स, युद्ध कौन कौन से लड़े उन्होंने, और रिलीजन कौन सा प्रोमिनेंट था। ठीक है। उस टाइम पर जो इकोनॉमिक्स थी वो कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था, वो पॉलिटिकल साइंस के साथ में पढ़ाई जाती थी। दूसरा जो हमें सोर्स मिलता है वो मिलता है विशाखादत्त से, जिन्होंने एक हिस्टोरिकल प्ले बनाया है संस्कृत में जिसका नाम है मुद्र राक्षस। 4th सेंचुरी एडी में ये प्ले बना था। अ, जो बताता है कि कैसे कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर कर लिया था, और वहाँ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी उस टाइम की। फिर हमें ग्रीक गवर्नर स्ट्रैबो के जो वर्क मिलते हैं, उन्होंने किताब लिखी थी ज्योग्राफी का। उसके अंदर भी उन्होंने सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, उनका मैट्रिमोनियल यानी शादी करने पर जो अलायंस बनते हैं उनके बारे में बताया। ये भी बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य की फीमेल बॉडीगार्ड्स भी थी। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं रूलर्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन साम्राज्य के शासक। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने जब अपना रूल वो कर लिया, अब कैसे किया, अब ये देखो। चंद्रगुप्त मौर्य एक नंदा पैलेस, जो हमने लास्ट डायनेस्टी पढ़ी थी जिसका लास्ट रूलर था धनानंद, उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य रहते थे। अब इनके बनने की स्टोरी क्या है वो आपको एनसीईआरटी में तो मिलेगी नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जब पता चल रहा था कि जब सिकंदर है वो इंडिया की तरफ आ रहा है, तो जो हमारे महापंडित चाणक्य जी थे वो इनके उसमें महल में जाते हैं और कहते हैं कि हमें अब सारे जितने भी किंगडम्स या महाजनपद है उन्हें यूनाइट हो जाना चाहिए, क्योंकि सिकंदर हमारी तरफ ही आ रहा है, जिसने कि आधे से ज्यादा वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया था। तो धनानंद कहता है, जो लास्ट रूलर था, कि तू अपनी पंडिताई कर, तू मुझे मत सिखा। फिर चाणक्य जो है, उन्होंने इस लड़के को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी खुद की आर्मी खड़ी कर दी, जिसमें कि 6 लाख सिपाही थे, जो कि हमें ऊपर सोर्सेज में पता चला। और उन्होंने फिर उस धनानंद को हराकर अपना मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक ग्रीक हिस्टोरियन है जस्टिन, उन्होंने ही बताया कि 6 लाख सिपाही थे चंद्रगुप्त की आर्मी में। और उन्होंने ग्रीक रूलर जो थे सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर कौन थे देखो। जो सिकंदर था यानी कि जो एलेक्जेंडर था, उसने इतना ज्यादा एरिया कॉन्कर कर लिया था कि वो अकेला उसे रूल कर ही नहीं पा रहा था। तो कहीं कहीं पर उसने अपने गवर्नर, एक तरह से कह सकते हैं, वो लगा दिए थे। तो सेल्यूकस निकेटर उनमें से ही एक था, जो कि इंडिया की साइड ही लगाया गया था उसके द्वारा। तो वो बार बार क्या करता, इंडिया को इन्वेड करता, तो चंद्रगुप्त मौर्य उसे हरा देता। फिर चाणक्य कहते हैं कि
एक काम करो, ऐसे तो ये बार बार इंडिया पे अटैक करते रहेंगे, तो फिर क्या किया, चंद्रगुप्त की जो शादी है वो सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना के साथ करवा दी। क्यों? क्योंकि जो आप इन-लॉज हैं, इन-लॉज आपस में कभी लड़ाई करेंगे ही नहीं। फिर क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। सेल्यूकस निकेटर एक अम्बेसडर भी भेजते हैं अपना, मैगस्थीन्स, जिन्होंने लिखी थी इंडिका बुक। इंडिका सबसे फेमस बुक है उस टाइम की, और अर्थशास्त्र, दोनों किताबें मौर्यन साम्राज्य की। तो फिर धीरे धीरे जो मौर्यन रूल था वो पूरे देश के ऊपर फैलने लगा। फिर क्या होता है, जब चंद्रगुप्त मौर्य का जाने का टाइम आ गया, तो उन्होंने जैनिज्म को अपना लिया। किसकी मदद से? जो जैन के जो सेठ थे, जो संत थे भद्रवह, उनकी वजह से। और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, एक एक्टिविटी कहते हैं जिसे सलेखन, ठीक है, जिसके द्वारा मतलब जब तक आदमी मर ना जाए तब तक हम फास्टिंग करते हैं। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। और जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र थे, वो महाभारत स्टाइल में संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है। अब जो हमारा अगला शासक है वो है बिंदुसार। अब चंद्रगुप्त जो था वो बिंदुसार का सॉरी का फादर था, बिंदुसार का फादर। तो जब बिंदुसार का रेन चल रहा था, मतलब उसका राज चल रहा था, तो उन्होंने पूरी कंट्री को ऑक्यूपाई कर लिया था, कलिंगा और सदर्न किंगडम्स को छोड़कर। मतलब कलिंगा और जो सदर्न किंगडम्स थे हमारे, इनको छोड़कर पूरे इंडिया को कॉन्कर कर लिया था। ग्रीक्स उन्हें बिंदुसर को एमिटोक्रेट्स के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि संस्कृत में उनका नाम था अमित्रघट, जिनको वो प्रोनाउंस नहीं करते थे, तो एमिटोक्रेट्स या एमिट्रोकैटोस जो भी है, उनको यही प्रोनाउंस करना अच्छा लगता था। बिंदुसर ने एंटियोकस वन, जो कि सीरिया का रूलर था, उससे ड्राई फिग्स और वाइन वो भी मंगवाई, उसने सेंड कर दी। लेकिन उसने अपना एक फिलोसफर सोफिस्ट भेजने के लिए मना कर दिया था। और एंटियोकस वन का जो एक अम्बेसडर था, डेमेकस, वो भी जो बिंदुसर का कोर्ट था उसके अंदर ही प्रेजेंट था। ठीक है। तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है महावंश, वो सजेस्ट करता है कि, मतलब वो बताता है कि जो बिंदुसर था वो ब्राह्मणिज्म का फॉलोअर था। ठीक। लेकिन कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि उन्होंने आजीविका सेक्ट ज्वाइन कर लिया था पिंगल वत्स के अंडर में। ठीक। तो अगला जो रूलर आता है वो है अशोका। अशोका, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स इन द इंडियन हिस्ट्री। तब जब तक अशोका ने थ्रोन एक्सेस नहीं किया था, वो गद्दी पर नहीं बैठा, तब तक वो अवंती का गवर्नर था। क्या था? अवंती का गवर्नर। ठीक है। किसके टाइम पर? जब इसके पिताजी रूल कर रहे थे। पिताजी कौन? वो थे बिंदुसर। जब रूल कर रहे थे तो ये अवंती का गवर्नर था। और उन्होंने अशोका को तक्षशिला भी भेजा था, एक रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए। ये पूछा गया एसएससी में, ये वाला क्वेश्चन। ठीक। फिर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ये बताते हैं कि जो अशोका थे वो बहुत ज्यादा अपनी अर्ली लाइफ में क्रूअल थे, क्योंकि उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मारकर जब गद्दी हासिल की थी। पर इसकी कोई हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती, इसलिए हम ये प्रॉपरली नहीं कह सकते कि ये बात सच है। 273 बीसी, इसके अंदर इन्होंने मगध को कैप्चर कर लिया था, लेकिन गद्दी पर ये बैठे थे 269 बीसी, अपने मिनिस्टर राधा गुप्त की मदद से। ये फर्स्ट इंडियन किंग है जिनको रॉयल पब्लिक ऑर्डर्स अपने एडिक्ट्स पर मिले थे, मतलब एडिक्ट्स पर इन्होंने अपने पब्लिक ऑर्डर्स दिए थे। ठीक है। अब इनकी जो इंस्क्रिप्शन है वे 5 कैटेगरीज में बांटी गई है। अब ये देखो, ये आपको नेट पर मिल जाएंगी। अगर ये मैंने यहाँ डाल दी तो ज्यादा बड़ा हो जाए, या फिर मैं आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा दूंगा। जो अशोका थे, उन्होंने उनके जो वो थे, मतलब क्या कहते हैं, मैसेंजर थे अशोका के, वो उनको देवनम पियादसी के नाम से बुलाते थे। ठीक है। और जो अशोका है वो सिर्फ 3 ही जगह पर मिला गया है, कर्नाटका में और एक बार सिर्फ मध्य प्रदेश में, वरना इनको देवनम पियादसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये आप पढ़ लेना। जो अशोका की इंस्क्रिप्शन जो थी वो प्राकृत में लिखी गई थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ठीक है। जो कि वहां पर मोस्ट मोस्ट फेमस स्क्रिप्ट थी, मतलब कौन सी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये याद रखना। अब
अशोका की लाइफ में एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं कलिंगा वॉर। क्या कहते हैं? कलिंगा वॉर। कलिंगा जो कि उस टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट सिटी या फिर सेंटर कह सकते हैं बन गया था, उसको जीतने के लिए जो युद्ध लड़ा गया था, उसने अशोका की जो थिंकिंग थी, अशोका की आइडियोलॉजी थी, उसको बिल्कुल ही अपोज कर दिया था। कि हम सबको पता ही है कि राजा वगैरह की थिंकिंग क्या होती है कि इस चीज के ऊपर शासन करना है, हमें अपना एरिया ऑफ एक्सपेंशन बढ़ाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। लेकिन एकदम से अशोका की जो थिंकिंग थी वो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी की हो गई थी, जिसमें कि अशोका धमा के रास्ते पर चलने लगे थे। ठीक है। अब ये कैसे हुआ ये देखते हैं। अब 269 बीसी में इनको क्राउन कर दिया गया था, मतलब राजा बना दिया गया था। इस राजा बनने के 9वें साल में ही, यानी 261 बीसी में ही इन्होंने कलिंगा का युद्ध लड़ा। अब कलिंगा के युद्ध में तो अशोका जीत गए और कलिंगा पांचवा प्रोविंस बन गया था मगध साम्राज्य का। प्रच्य, अवंती, उत्तर पाट, दक्षिण पाट के साथ में ही। तो पांचवा कौन सा हो गया? कलिंगा हो गया इनके बाद। लेकिन अशोका देखते हैं एकदम से कि भाई लाखों लोग तो इसमें मर गए, लाखों लोग इसमें घायल हो गए और 1.5 लाख जो लोग हैं वो प्रिजनर्स बन गए वॉर के, यानी जेल में चले गए। अब ये देखकर एकदम से अशोका के माइंड पर इम्पैक्ट पड़ता है बहुत तेज। वो एकदम से धमा की पॉलिसी को अपनाते हैं कि हमें वॉर को अपोज करना है, हमें नॉन वायलेंस चाहिए अपने किंगडम में। तो अब धमा घोष की जगह आ गया, मतलब बेरी घोष की जगह आ गया धमा घोष। ठीक है। अब इसका मतलब आगे समझ आएगा क्या है। अब अशोका ने एक पॉलिसी निकाली जिसे हम कहते हैं धमा पॉलिसी ऑफ अशोका। तो कलिंगा वॉर के बाद अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर गए और उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई टेक्स्ट को कंपाइल करने के लिए, और धमा महामतास को अपॉइंट कर दिया। अब धमा महामतास ऑफिसर्स थे जो कि जो धमा था उसका मैसेज कन्वे करेंगे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में, और जिसमें कि वुमेन भी इंक्लूडेड थी। अशोका ने एक ऑफिसर जिन्हें राजुका कहते थे वो भी अपॉइंट किया धमा को बचाने के लिए। जो धमा को बचाएगा, यानी इसी थिंकिंग पर राह पर थिंकिंग पर चलेगा, उसको पुरस्कार दिया जाएगा, और जो इसको वायलेट करेगा धमा पॉलिसी को उसको पनिश किया जाएगा, मतलब सजा दी जाएगी। ठीक है। इन्होंने वेरियस बर्ड्स और एनिमल्स को मारने के लिए भी रोक टोक लगा दी। अशोका के पहले हमें पता चलता है कि जो इजिप्टियन किंग थे अखनातुन, उन्होंने उन्होंने भी 14 सेंचुरी बीसी में एक पैसिफिस्ट पॉलिसी अपना ली थी। ठीक है। यानी वॉर को अपोज करने की पॉलिसी की, भाई लड़ना ही नहीं यार, बिल्कुल नहीं लड़ना। जितना ज्यादा किंगडम वॉर से दूर रहेगा उतना ज्यादा नाश होने से अच्छा है। तो आगे हमें, अब ये इवेल्युएशन अशोका में आपको सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिखती है, ये आप याद कर लेना क्योंकि सारा याद करने का कंटेंट है। अशोका के सक्सेसर्स। अब देखो, अशोका जो थे उनके बाद वीक सक्सेसर्स ही आए थे अगले 50 साल तक। ठीक है। फिर मौर्यन साम्राज्य खत्म हो गया था। अशोका के बेटे थे कुणाल, जो कि अगले एम्पेरर, अगले राजा बने थे। उन्हें राजा बनने के बाद धर्म विवर्धन भी कहा गया है दिव्य दिव्य वंदन में। तो जो राजा अतरंगी हैं एक, उनके अकॉर्डिंग कि जब कुणाल मगध के अंदर राज कर रहे थे तो कश्मीर का जो रूलर था वो था जालूका। ये क्वेश्चन एसएससी में भी आता है कि जब अशोका के बेटे कुणाल मगध पर राज कर रहे थे तो उसी सेम टाइम पर कश्मीर पे कौन राज कर रहा था? तो वो कर रहा था जालूका। ठीक है। अब अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है मेजर रॉक एडिक्ट्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक तो पक्का आती है, चाहे एसएससी ले लो, डी ट्रिपल एस भी ले लो, या किसी भी स्टेट की पुलिस ले लो। तो पहले देखते हैं मेजर रॉक एडिक्ट 1। इसमें एनिमल्स के स्लॉटर को मना किया गया है। सिर्फ फेस्टिव सीजन पर आप काट सकते हो, मतलब उन्हें खा सकते हो, और कभी भी नहीं। ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट 2, इसके अंदर 4 किंगडम्स का जिक्र किया गया है।
चोला, पांड्या, सत्यपुत्राज और केरलापुत्र जो कि साउथ किंगडम्स थे। MRE 3 में पता चलता है कि जो युक्त प्रदेशिका और राजुका 5 साल में इन्हें एक ना एक बार तो किंगडम में पधारना ही होता था। MRE 4 में हमें पता चलता है कि जो साउंड ऑफ धमा है वो ज्यादा होनी चाहिए साउंड ऑफ वॉर से। मतलब हमें वॉर को अपोज करना है और नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलना है। और ये भी कहते थे कि जो ड्यूटी है इंसान की वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। MRE 5 में पता चलता है कि कैसे हमारे जो धमास थे वो अपॉइंट करे जाते थे धमाके मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। MRE 6 में हमें पता चलता है कि जो जो सब्जेक्ट की जो वेलबींग की डिजायर्स थी वो किंग तक कैसे पहुंचनी चाहिए। MRE 7 में हमें पता चलता है कि जो टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन की सारे धर्म साथ में रहें डिफरेंट थिंकिंग वाले वो पॉलिसी कैसे अडॉप्ट की जाए। MRE 8 में हमें पता चलता है कि अशोका की पहली जो धर्म यात्रा थी वो बोध गया और बोध ट्री के पास थी। अब बोध गया कहाँ पे था वो आप सबको पता है। और बोध ट्री जिसके मतलब जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को लिबरेशन प्राप्त हुई थी वही जगह। MRE 9 में हमें पता चलता है कि मोरल ड्यूटीज क्या क्या होनी चाहिए सिटीजन्स की। ठीक है। और MRE 10 में हमें पता चलता है कि जो धमा और फेम वगैरह पाने धमा पर एम्फेसिस दिया जाता है और ज्यादा फेम वगैरह और ग्लोरी वगैरह को अपोज किया जाता है। MRE 11 में हमें पता चलता है कि कैसे अशोका अपनी धमाकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे एक्सप्लेन करते हैं। बड़ों से कैसे बात करनी है, एनिमल्स को बिल्कुल नहीं मारना, नॉन वायलेंस होने चाहिए बिल्कुल ही। फिर MRE 12 में हमें पता चलता है कि कैसे रिलीजियस टॉलरेंस किंगडम के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। MRE 13 इसके अंदर हमें पता चलता है कि अशोका की जो पॉलिसी थी वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अशोका की लाइफ में चेंज लाने के लिए। ठीक है। और धमाकी कैसे विक्ट्री हुई थी वेस्ट और साउथ इंडिया के किंगडम्स में। लास्ट मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है। इसमें हमें पता चलता है कि कैसे कैसे ये जो एडिक्ट्स हैं इनका क्या पर्पस है कैसे कैसे कार्व हो रखी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। इसमें मैंने 90% प्लस जो है कंटेंट वो डाला है। बस इसको इन नोट्स को याद कर लेना। आपके 8-10 से ज्यादा मतलब 90% तो आपका ये कवर हो ही जाएगा। अब ऐसी सीक्वेंस में वीडियो चलती रहेंगी। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से ये नोट्स आप डाउनलोड कर लेना। प्लीज 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 और चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।